नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम व्यापक दृष्टिकोण वाला कानून है। इससे लोकतंत्र सुदृढ़ होगा और विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। गरीबों और वंचितों के बच्चों के लिए 16 अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब में अचल संपत्तियों को जब्त किया। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों तथा विधि आयोग से सुझाव मांगने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और 19वें एशियाई खेल चीन के हांगझोउ में शुरू। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम व्यापक दृष्टिकोण वाला कानून है। इससे हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ होगा और भारतीय विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में कहा कि देश की महिलाओं की शक्ति की वजह से ही उन राजनीतिक दलों को भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करना पड़ा जो पहले इसका विरोध कर रहे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र पहुंचे और वहां काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया और काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालय गरीबों और समाज के वंचित वर्ग को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। आज जिन अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है उन पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये स्कूल, इतने भव्य स्कूल, हमारे श्रमिक, हमारे हम मजदूरी करने वाले जो लोग हैं और समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं उनके बेटे बेटियों के लिए किया गया काम और इससे उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी सांस्कृतिक उत्सवों, संगीत और नृत्य सहित कला के स्वरूपों का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी काशी संसद ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। काशी संसद पर्यटन गाइड प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। अब यहाँ काशी सांसद टूरिस्ट गाइड उसकी कंपटीशन भी आयोजित की जाएगी। आप गाइड बनकर के आइए, लोगों को समझाइए एक एक जगह का विषय में और इनाम पाइए। उसके कारण लोगों को पता चलेगा कि इस शहर में गाइड का एक कल्चर बन रहा है। मैं चाहता हूं मेरी काशी का दुनिया में डंका बजना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया और 1,500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखते हुए कहा कि उनकी सरकार ने खेलों को युवाओं के करियर और फिटनेस से जोड़ा है। काशी अब विकास के ऐसे आयाम गढ़ रही है जो अभूतपूर्व है। आप बदलाव देख रहे हैं, काशी चमक रही है, दुनिया में काशी का नाम बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, आज ही मैंने बनारस के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि व्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञों से साइबर आतंकवाद और धन शोधन जैसी गतिविधियों से निपटने की वैश्विक विधि व्यवस्था तैयार करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। इस अवसर पर केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार ने व्यापार को सुगम बनाने के प्रयास किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। पन्नू 2019 से एनआईए के रडार पर है। एजेंसी ने कहा कि पन्नू आतंकी कृत्यों को बढ़ावा देकर पंजाब और अन्य स्थानों पर भय और आतंक फैला रहा है। 3 फरवरी 2021 को एनआईए की विशेष अदालत ने पन्नू की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किए थे। उसे पिछले वर्ष 29 नवंबर को अपराधी घोषित किया गया था। जुलाई 2019 में सरकार ने सिख फॉर जस्टिस को गैर कानूनी गुट घोषित किया था। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने कहा कि समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर सुझाव और विचार जानने के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों और अन्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आमंत्रित करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि समिति इस मुद्दे पर अपने सुझाव और दृष्टिकोण देने के लिए भारत के विधि आयोग को भी आमंत्रित करेगी। सरकार ने 2 सितंबर को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर विचार विमर्श के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति को अधिसूचित किया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गई है। वर्ष 2016 में 450 स्टार्टअप थे। इसकी वजह से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। आज नई दिल्ली में बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि सरकार देश में कारोबार को आसान बनाने के लिए आवश्यक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के 75% गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत इन गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। ओडीएफ प्लस का दर्जा उन गांवों को दिया गया है जिन्होंने खुले में शौच से मुक्त होने के साथ साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को भी लागू किया है। हर मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय में एक गांव देश का अपने आप को ओडीएफ प्लस ऐसा विलेज घोषित कर रहा है। स्वच्छता का जो आंदोलन जिसका सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था उसको और आगे बढ़ाने में जिस गति के साथ में हम काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 के 2025 तक, जब तक ये मिशन का पीरियड है 24-25 तक, तब तक हम देश में संपूर्ण स्वच्छता का ग्रामीण क्षेत्र में सूत्रपात करने में सफल होंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने आज दूरसंचार, प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ाने के लिए एक व्यापक तंत्र विकसित करना है। ये परामर्श पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गुजरात सरकार ने राज्य में 16 से 18 सितंबर तक भरूच, नर्मदा और वडोदरा जिलों में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए आज एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। बाढ़ के कारण 3 जिलों में फसलों को हुए अनुमानित नुकसान की रिपोर्ट के आधार पर इस पैकेज की घोषणा की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। इस पैकेज का लाभ जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित घोषित किए गए गांव के किसानों को दिया जाएगा जिन्हें चालू खरीफ सीजन में कृषि और बागवानी फसलों का 33% या उससे अधिक नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार किसानों को सिंचित कृषि और वर्षा आधारित बागवानी फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर 17,000 रूपये के अलावा 8,000 रूपये मिलेंगे। असिंचित कृषि फसलों के लिए प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार प्रति हेक्टेयर 8,500 रूपये की सहायता मिलेगी। इस पैकेज में 12मासी फसलों के लिए भी सहायता दी जाएगी। राहत पैकेज का भुगतान लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। प्रभावित किसानों को लाभ पाने के लिए 31 अक्टूबर तक डिजिटल गुजरात पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अहमदाबाद से अपर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। चीन के हंगझोउ में एशियाई खेल आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इन खेलों के शुभारंभ की घोषणा की। ब्यौरा हमारे खेल संवाददाता से। रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ चीन के हांगझोउ में एशियाई खेल शुरू हो गए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज लवलीना बुरगोहाई ने उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया। उद्घाटन समारोह में भारतीय पुरुष खिलाड़ी कुर्ता और जैकेट में नजर आए, तो वहीं महिला खिलाड़ियों ने साड़ी पहनकर स्टेडियम में प्रवेश किया। समारोह में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने खेलों के शुभारंभ की घोषणा की। शानदार लेजर शो ने लोगों का मन मोह लिया। खिलाड़ियों की परेड में सबसे पहले अफगानिस्तान का दल आया। भारतीय टीम के पहुंचने पर पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट अब दोगुनी हो जानी चाहिए प्रभु। तिरंगा लहरा रहा है अब चाइना में। भारतीय ध्वज इस समय मंच के बीचों बीच आता हुआ, ये गौरव के क्षण समूचे देश के लोगों के लिए, तमाम एथलीट्स के लिए। जब आपका राष्ट्रीय ध्वज कहीं शान से लहराता है तो वो वक्त, वो लम्हा हमेशा के लिए आपके मन मस्तिष्क में रच बस जाता है। भारत की ओर से 655 एथलीट 39 खेलों में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे हैं। इससे पहले भारत ने 2018 के एशियाई खेलों में 16 स्वर्ण पदक जीते थे, जो भारत का इन खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इस बीच एशियाई खेलों में प्रतियोगिताएं भी शुरू हो चुकी हैं। महिला क्रिकेट और फुटबॉल के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। टेबल टेनिस में भी भारतीय खिलाड़ियों ने विजयी शुरुआत की है। भारत की पुरुष और महिला टेबल टेनिस टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष टीम ने तजाकिस्तान को और महिला टीम ने नेपाल के खिलाफ आसान जीत दर्ज की। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने देश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। उन्होंने आज कोयम्बटूर में एक खेल कार्यक्रम में कहा कि सरकार ने कलरियट्टू और कबड्डी सहित पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए कई पहल की हैं। बिहार में आज कई हिस्सों में तेज वर्षा हुई। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है। बेगूसराय और समस्तीपुर में अत्यधिक बारिश हुई। मौसम विभाग ने मधुबनी, अररिया और सुपौल जिले में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय तथा अंडमान और निकोबार में भी भारी वर्षा हो सकती है। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों के प्रयासों से यमन में फंसे 18 भारतीय जहाज कर्मियों को आज स्वदेश वापस लाया गया। ये कर्मी आज दोपहर मुंबई पहुंचे। जहाज कर्मी निश्तोनू बंदरगाह पर फंस गए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम व्यापक दृष्टिकोण वाला कानून है। इससे लोकतंत्र सुदृढ़ होगा और विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। गरीबों और वंचितों के बच्चों के लिए 16 अटल आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब में अचल संपत्तियों को जब्त किया। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों तथा विधि आयोग से सुझाव मांगने का निर्णय किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।